हाय वेलकम, कैसे हो तुम लोग? कैसी चल रही है पढ़ाई? देखो क्या बात करने वाले हैं आज इलेक्ट्रोस्टैट में। खूबसूरत खूबसूरत सवाल के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में करता है कि अगर 2 पॉइंट चार्ज है, 2 पॉइंट चार्ज है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या है। एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, दूसरा पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू। तो दोनों सेम चार्ज है तो दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। यस, रिपल्सिव फोर्स होगा। एक चार्ज है क्यू और एक चार्ज है क्यू, दोनों के बीच में फोर्स है रिपल्सिव और वो बराबर है आर। तो कहता है अगर इसी चार्ज को एक स्फेरिकल सेल पर प्लेस कर देंगे, यानी इसी चार्ज को इस पर डाल देंगे, इस पर, तो कहता है अब दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो एफ डैश होगा। यानी 2 पॉइंट चार्ज के बीच में अगर आर दूरी पर रखेंगे तो फोर्स एफ लगेगा। अगर उसी चार्ज को एक मेटेलिक सेल पर डाल देंगे तो दोनों के बीच में फोर्स और रिपल्सन एफ डैश होगा। सेंटर के बीच का दूरी आर ही है, सेंटर के बीच का दूरी आर ही है। तो ऑप्शन ए में बोलता है कि एफ डैश ग्रेटर देन एफ होगा, एफ डैश बराबर एफ होगा, एफ डैश लेस देन एफ होगा, और इनमें से कोई नहीं। क्या है जवाब तुम्हारा? और दूसरा सवाल है, दोनों सवाल के बारे में सोच लेना। दूसरा सवाल है कि एक चार्ज प्लस क्यू है और दूसरा चार्ज माइनस क्यू है, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एफ है, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एफ है। ओके, एक चार्ज प्लस क्यू है, दूसरा चार्ज माइनस क्यू है, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एफ है। कहता है कि अगर यही दोनों चार्ज एक सेल पर रख देंगे, यही दोनों चार्ज अगर एक मेटेलिक सेल पर रख देंगे, प्लस क्यू इस पर रख देंगे, माइनस क्यू इस पर रख देंगे, तो अब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो एफ डैश है। ओके, तो कहता है ऑप्शन में कि एफ डैश ग्रेटर देन एफ होगा और एफ डैश बराबर एफ होगा और एफ डैश लेस देन एफ होगा और नन ऑफ दीज होगा। बहुत शानदार सवाल है। क्वेश्चन समझ में आया? पहले 2 पॉइंट चार्ज है, पहले पॉइंट चार्ज है दोनों, तो दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है कि एफ, और उसी दोनों चार्ज को मेटेलिक सेल पर रख देंगे, मेटालिक सेल पर रख देंगे। ये भी मेटेलिक सेल है और वो भी मेटेलिक सेल है। तो कहता है कि दोनों के बीच में फोर्स हो गया एफ डैश, इसमें प्लस क्यू माइनस क्यू था, यहाँ पर भी एफ डैश हो गया। तो कहता है कि ये रिलेशन बताओ। मजा आया सवाल में? कैसा सवाल है ये? कैसा सवाल है? समझ में आ रहा है कि नहीं? बाद में बात सुनूंगा, अभी देखो बना रहे हैं ना, पढ़ा रहे हैं अभी। तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर देता हूं मैं। देखो, अगर ये चार्ज मेटेलिक, ये चार्ज है, तो चार्ज और चार्ज के बीच में, पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा। पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा। तो जब दो चार्ज के बीच में रिपल्सन होगा तो दोनों नज़दीक में रहना चाहेगा कि दूर में रहना चाहेगा? यस, रिपल्सिव फोर्स लगेगा तो दूर में रहना चाहेगा। तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पर रहने का कोशिश करेगा। और मेटेलिक मतलब क्या होता है कि चार्ज उसके पूरे इंटायर वॉल्यूम में मूव कर सकता है। यानी ये मेटालिक सेल है और ये भी मेटालिक सेल है, तो इसका मतलब हुआ चार्ज इसमें कहीं से कहीं भी इसमें मूव कर सकता है। तो ये चार्ज मूव करके रिपल्सिव फोर्स लगेगा तो कहाँ आ जाएगा? सबसे मैक्सिमम दूरी पर आ जाएगा। यस, तो अब इस चार्ज के बीच जो इफेक्टिव दूरी है पहले के तुलना में थोड़ा ज़्यादा ना हो जाएगा। और इस केस में क्या होगा? इस केस में क्या होगा कि ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, तो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है एफ, और वही अगर मेटालिक सेल पर रख देंगे तो ये प्लस क्यू इस माइनस क्यू को खींचेगा और ये माइनस क्यू इस प्लस क्यू को खींचेगा। मेटालिक सेल होने का मतलब हुआ, मेटालिक सेल होने का मतलब हुआ कि चार्ज पूरे वॉल्यूम में मूव कर सकता है।
तो मूव कर सकता है, तो ये निगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे के क्लोज आ जाएगा, यानी इफेक्टिव डिस्टेंस अगर आर डैश है तो ये हो जाएगा, यानी पहले दोनों के बीच का दूरी आर था और बाद में दोनों के बीच का दूरी आर डैश हो गया। इसमें आर डैश आर से कम हो गया, इसमें इफेक्टिव दूरी आर डैश जो होगा आर से ज़्यादा हो गया। और जैसा कि हम जानते हैं कि फोर्स बराबर क्या होता है, फोर्स बराबर होगा के क्यू स्क्वायर बटा आर स्क्वायर, है कि नहीं। तो एफ डैश बराबर क्या होगा, के क्यू स्क्वायर बटा आर डैश का स्क्वायर। तो आर डैश अगर आर से बड़ा है तो इसका मतलब हुआ एफ डैश एफ से छोटा हो जाएगा। समझ में आया बात, सीधा सीधी समझो ना, चार्ज दूर हो जाएगा तो फोर्स क्या होगा, रिपल्सिव हो जाएगा ना, है कम ना हो जाएगा। एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर होता है, दूरी का स्क्वायर होता है। दूरी बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा। तो इसमें क्या होगा, एफ डैश और एफ में कौन बड़ा होगा, नज़दीक आ गया तो क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया, बहुत अच्छा। ये दो सवाल समझ में आया ना, लैंग्वेज में देख लोगे कॉपी से। अगला सवाल की बात करता हूं मैं, वो देखो बहुत अच्छा सवाल है। अगला है मजेदार, देखोगे। कहता है कि मान लेते हैं एक बॉडी ये है और एक बॉडी ये है, ओके, और दोनों पर अपोजिट चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा, बिल्कुल अट्रैक्ट करेगा। तो कहता है अट्रैक्टिव फोर्स दोनों के बीच में एफ है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, कहता है दो बॉडी के बीच में अपोजिट चार्ज रखता है, दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगा। अब फिर क्या कहता है कि दोनों को एक वायर से बांध देंगे, वायर से, तो क्या हो जाएगा, दोनों का चार्ज का शेयरिंग हो जाएगा ना, आधा चार्ज इस पर आएगा और आधा चार्ज इस पर आ जाएगा, ओके। और अब क्या करेंगे, कंडक्टिंग वायर को हटा लेंगे, कंडक्टिंग वायर को हटा लेंगे। तो अब बोलो ये फोर्स इसमें अट्रैक्टिव रहेगा कि रिपल्सिव होगा, वेरी गुड, क्या हो जाएगा, रिपल्सिव फोर्स हो जाएगा। और उस रिपल्सिव फोर्स का वैल्यू बोलता है F बटा 15 है, F बाय 15 है। और जितना दूरी पहले था ना उतना ही दूरी ये है। इसमें ये है ना कि दूरी के तुलना में बॉडी का साइज बहुत कम है, तो इसको पॉइंट साइज मानेंगे। समझ में आया बात, ये जो साइज ऑफ चार्ज जिस पर बॉडी पर रखा हुआ है, उस बॉडी का जो साइज है दूरी के तुलना में बहुत कम है, यानी दूरी साइज के तुलना में बड़ा है, तो इसको बोलेंगे पॉइंट चार्ज, इसको पॉइंट चार्ज एज्यूम करेंगे। तो कहता है कि फाइंड करना है इनिशियल चार्ज जो है ना उसका मैग्नीट्यूड का अनुपात बराबर कितना, ये है क्वेश्चन। जवाब दो। क्वेश्चन क्या है कि अगर दो सेल है, दोनों पर अपोजिट नेचर का चार्ज है, तो दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगा F, वेरी गुड। अब कहता है कि दोनों को वायर से कनेक्ट कर देंगे तो चार्ज आधा आधा हो जाएगा, ये भी सही है। तो अब दोनों के बीच में सेम फोर्स न हो गया, सेम चार्ज न हो गया ये भी और ये, तो सेम में रिपल्सिव होगा, तो दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगना शुरू हो गया, वेरी गुड। थोड़ा सा पानी दे दीजिएगा तो ग्लास में, सही है। तो कहता है कि बाद का फोर्स हो गया दोनों के बीच में F बटा 12, तो कहता है बताइए कि Q1 बटा Q2 का वैल्यू कितना होगा। अच्छा सवाल है नहीं, तो बनाया जाए। तो शुरू का फोर्स बराबर क्या होगा, बोलो देखो, शुरू का फोर्स बराबर क्या होगा, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, यानी एफ डैश जो कि F बटा 15 है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, के
Q1 माइनस Q2 Q1 माइनस Q2 बाय आर स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, F के जगह ये बैठा देते हैं के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, उसको 15 से डिवाइड कर दिए, बराबर हो जाएगा के Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अभी तक सही है? सही है ना? बिल्कुल सही। देखो कट जाएगा के बाय आर स्क्वायर, के बाय आर स्क्वायर कट जाएगा। ओके, यहां बच जाएगा Q1 Q2 बाय 15, यहां बच जाएगा Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बाय बच जाएगा 4। सही है? वेरी गुड। अब इधर हो जाएगा 4Q1 Q2 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 15 Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर। अभी भी सही है। 4Q1 Q2 बराबर 15 Q1 स्क्वायर Q2 स्क्वायर 2 इंटू Q1 इंटू Q2। 4Q1 Q2 इज इक्वल टू 15 Q1 स्क्वायर 15 Q2 स्क्वायर 30 Q1 Q2। तो कुल मिला के ऐसा हो जाएगा 15 Q1 स्क्वायर 15 Q2 स्क्वायर, अब माइनस हो जाएगा 34 Q1 Q2, अब बराबर हो जाएगा 0। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं, क्या करेंगे देख लो। बस यस। अब क्या करते हैं ना, Q2 से भागा देते हैं दोनों तरफ। 15 Q1 स्क्वायर बटा Q2 स्क्वायर से भागा देते हैं। 15 Q2 स्क्वायर में सब जगह Q2 स्क्वायर से भागा दे देंगे। 34 Q1 Q2 में Q2 स्क्वायर से भागा देंगे, तो बराबर 0 आ गया। तो अब क्या करते हैं ना, Q1 बटा Q2 को हम x मान लेते थे, 15x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा 15 बच जाएगा, बाकी कट जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा 34 Q1 बटा Q2, एक Q1 बटा Q2 कट जाएगा, तो एक Q1 बटा Q2 हो जाएगा 34, इतना x हो जाएगा, जहां x बराबर क्या है Q1 बटा Q2, वेयर x बराबर Q1 बाय Q2 हो गया। सही है। अब तो सीधा कर लेते हैं, 15x स्क्वायर माइनस 34x 15 बराबर 0। अब इसको तो सॉल्व कर सकते हो ना, x बराबर कितना होगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए। सो सॉल्व कर लोगे, कर लेते हैं। 34 आया प्लस माइनस, इसको देखते हैं, 4 चौका 16 हुआ, और 4 तिया 12 दूना 24, और 24 एक 25, और 3 तिया 9 2 11, 4 चौका 16, 4 तिया 12 दूना 24 एक 25, और 3 तिया 9 2 11, ये हो गया 15 15 यहाँ 225, और 225 गुना 4 कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा क्या। 15 चौका 60, 15 छक्का 90, 15 चौका 60, 6 15 छक्का 900 हो जाएगा लगता है ना। 225 गुना 4 900 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 30। ओके, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 34 प्लस माइनस, तो 9 256 हो गया। ओके 30, तो ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा, अब तो आंसर आ जाएगा 34 प्लस माइनस 16 बाय 30, तो आंसर आ जाएगा। प्लस साइन अगर ले लेते हैं, प्लस साइन अगर लेते हैं तो प्लस साइन इसमें क्या होगा कि x का एक वैल्यू आएगा,
30 10 40 50 आ जाएगा। 50/30 यानी 5/3 या आ जाएगा x बराबर 16 दूना 32 18/30 यानी 6 त्रिक 18 3/5 बात बराबर होगा। 5/3 को हो या 3/5 को हो एक ही बात हो, यानी इसका 3 ये अगर 3 होगा तो 5 होगा, यदि ये 3 होगा तो 5 होगा। बात समझ में आए? बहुत अच्छा सवाल था। सवाल कैसा था? बहुत अच्छा था। अच्छा सवाल और देखना चाहोगे? बिल्कुल, देखो मैं दिखाता हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक तो हम लोग पॉइंट चार्ज वाला प्रॉब्लम बना रहे थे। दो जगह पॉइंट चार्ज रखा हुआ था और दोनों के बीच में फोर्स निकाल रहे थे, है ना। अब क्या करेंगे, चार्ज अगर फैला हुआ रहेगा तब, चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूटेड हो तब कैसे सवाल को बनाएंगे। अच्छा पॉइंट है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं देता हूं तुमको, देखो मान लेते हैं एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू। ध्यान से देखना, मान लेते हैं एक चार्ज है, मान लेते हैं ये चार्ज है फैला हुआ, ये चार्ज फैला हुआ है L लंबाई पर, Q चार्ज फैला हुआ है और यहां से L दूरी पर एक Q चार्ज रख दिए, तो कहता है कि दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सिव इंट्रैक्शन क्या होगा। आज का क्वेश्चन नंबर 3 चौथा, तो कहता है फाइंड फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन Q एंड Q। सोचने वाला सवाल है। ओह, दिखाई भी नहीं दे रहा होगा ना। अच्छा, यहाँ देखो, यहाँ देखो क्वेश्चन देखो, कहता है कि प्लस क्यू चार्ज कैपिटल वाला L लंबाई पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी चार्ज Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन लेंथ L और एक स्मॉल चार्ज Q इज एट ए डिस्टेंस L फ्रॉम द एंड ऑफ वो। तो कहता है कि दोनों के बीच में फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन क्या होगा। सोचिए क्या होगा, क्या कैसे करोगे। तो सबसे पहले मैं तुमको एक ट्रिक बताता हूं, ट्रिक जान जाओगे तो तुझको मजा आएगा। तो ट्रिक जानना चाहोगे? यस। अच्छा, दोनों कुछ अट्रैक्टिव होगा, रिपल्सिव होगा, जानते हो क्या होगा? रिपल्सिव होगा। तो सबसे पहले तो तुमको मैं ट्रिक बताता हूं, ऐसे सवाल को कैसे बनाएंगे, नहीं मतलब याद कैसे रखेंगे। ये दूरी रहा L और यहां से ये चार्ज है Q और यहां से ये चार्ज है Q और ये दूरी है L। तो दोनों के बीच जो फोर्स होगा ना उसको याद करना है, उसके बाद बनाना सिखाता हूं कैसे बनाएंगे। याद कर लोगे F बराबर K, तो जानवे करते हो K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। K इंटू क्यू तो करिए दोगे और उसके बाद क्या करोगे, इधर का दूरी ले लोगे। इधर का दूरी कितना है? L है। और उसके बाद इधर का दूरी ले लोगे, वो कितना है? L प्लस L। यही होगा आंसर, यानी Q इंटू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L इंटू L प्लस L। कितना मजेदार ट्रिक है, कैसे समझोगे देखो। यानी KQ1 Q2 यानी K गुना Q अब बटा दूरी लेंगे ना, तो इधर का दूरी ले लोगे और इधर का दूरी ले लोगे, बन जाएगा R² होता है ना जी। तो R² में एगो R1 एगो R2, तो ये R ये हो गया और ये R ये हो गया,
बन जाएगा तुरंत। अब देखते हैं कि कैसे हम इसको किए, इस तरह से कैसे आया, सॉल्यूशन करके देखते हैं। लेकिन तुमको ट्रिक याद कर लेना है, याद करने का तरीका एग्जाम में आएगा, एग्जाम में अगर आएगा तो बनाने नहीं लोगे कोई। क्यों नहीं बनाने लगेंगे? कहता है कि दूसरे की गलती से सीखना चाहिए, और पहले जो आ चुका है एग्जाम में क्वेश्चन, तो उसको तो हम लोग बना के जा रहे हैं। तो पहले जो आया हुआ क्वेश्चन है तो उसका एडवांटेज तो मिले ना हमको, पहले से बनाया हुआ सवाल को। ये ऑलरेडी आया हुआ क्वेश्चन है आईआईटी वगैरह में, तो उसका एडवांटेज मिलना चाहिए। यस, चलते हैं बनाएंगे कैसे, देखो। तो मान लेते हैं कि ये वाला चार्ज जो है ना यहां तक फैला हुआ था, कितना लंबाई पर? L लंबाई पर। और ये वाला चार्ज जो है ना Q है। तो हम क्या करते हैं ना, यहां से x दूरी पर जाके एक dx लंबाई काट लेते हैं। x दूरी पर जाके dx लंबाई काट लेते हैं, और इसके कारण इस पर फोर्स निकाल लेते हैं। इसके कारण फोर्स मान लेते हैं dF होगा। तो इसके कारण फोर्स dF होगा, इसके कारण dF होगा, इसके कारण dF होगा। ऐसा ऐसा छोटा छोटा टुकड़ा को जोड़ेंगे तो पूरा फोर्स निकल जाएगा। यस, तो इस पर जो चार्ज होगा उसके कारण इस पर फोर्स निकाल लेंगे और आंसर आ जाएगा। टोटल चार्ज क्यों था। अब ये निकालना सीखते हैं, कैसे निकालेंगे। इंटीग्रेशन मेथड बोलते हैं इसको। यानी सबसे पहले क्या करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे और उस एलिमेंट के कारण इस पर फोर्स कितना लगेगा वो निकाल लेंगे, और फिर वैसा वैसा एलिमेंट के कारण टोटल को जोड़ना है तो इंटीग्रेट कर देंगे। तो कैसे करेंगे यहाँ पर देखो। तो इस पर जो चार्ज है ना, उस चार्ज को हम मान लेते हैं dq। तो dq बराबर कितना होगा पता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ। मैं सिखाता हूँ कैसे, समझ लिया। देखो देखो देखो, L लेंथ पर चार्ज बराबर Q है, तो इकाई लंबाई पर चार्ज बराबर कितना होगा? Q/L होगा। तो dx लंबाई पर चार्ज कितना होगा? Q/L इंटू dx होगा। ये एक तरीका हुआ। मैंने समझा। टोटल लंबाई L पर चार्ज है Q, L लंबाई पर चार्ज बराबर Q है, तो इकाई लंबाई पर चार्ज बराबर Q/L होगा। तो dx लंबाई पर चार्ज बराबर Q/L इंटू dx होगा। यस, ओके। मेथड नंबर 2 से सिखा देता हूं मैं। एक होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज पर यूनिट लेंथ उसको बोलते हैं LI, लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। इधर दिखाई नहीं दे रहा होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है। चार्ज पर यूनिट लेंथ का दूसरा नाम है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। क्या होता है? चार्ज छोड़ दो, बाद में कर देता हूं। चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा से डिनोट करते हैं इसको, लैम्डा से। लैम्डा बराबर हो गया चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब चार्ज बटा लेंथ हो गया। इसी को बोलते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसको क्या बोलते हैं? चार्ज पर यूनिट लेंथ, या इसका नाम है दूसरा लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लैम्डा बराबर यहां क्या होगा? Q/L हो जाएगा नहीं। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ बराबर लैम्डा है, तो चार्ज ऑन लेंथ ds कितना होगा? लैम्डा इंटू dx हो जाएगा। नहीं, चार्ज ऑन यूनिट लेंथ पर चार्ज लैम्डा है,
देखो इसका मतलब हुआ यूनिट लेंथ पर चार्ज बराबर लैम्डा है, तो dx लेंथ पर चार्ज बराबर कितना होगा, लैम्डा गुना dx होगा, और लैम्डा का मान q/l इंटू डी एक्स कर देंगे। समझ में आ रहा है ठीक से, नहीं आ रहा है? यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ निकाल दिया हम लोग, यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ बराबर लैम्डा है, और तो dx लंबाई पर लैम्डा गुना dx हो जाएगा। अब तो निकल जाएगा, ऊपर वाला हिस्सा को मिटा देता हूं, सही है? ओके, देखिए मिटा रहे हैं। ऐसा आदमी है, फिर मिटा दिए, फिर से बनाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, फिर से बनाना पड़ेगा, मिट गया था। क्या हम लोग कर रहे थे, ये था टोटल चार्ज L लंबाई पर फैला हुआ था, इस पर हम लोग फोर्स निकाल रहे थे, यहाँ का लंबाई L था, हमने यहाँ से x दूरी पर dx लंबाई लिया था, और इस छोटा सा टुकड़ा पर चार्ज था लैम्डा गुना dx, यानी q/l गुना dx, और इस छोटा सा हिस्सा के कारण फोर्स निकालेंगे df बराबर लिखते हैं फोर्स ऑन q ड्यू टू dq के कारण फोर्स बराबर कितना होगा बोलो, k q dq/x² हो जाएगा। इसका मान रख देते हैं k q dq की जगह q/l इंटू dx/x², यानी df बराबर हो जाएगा k q यस dx/x²। अब टोटल फोर्स बराबर क्या होगा, कहानी समझते, इंटीग्रेशन के बारे में कभी आइडिया है? कितना 11th में 12th में हम लोग तो पढ़ ही रहे हैं इंटीग्रेशन, समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, समझ में तो कुछ आ रहा है। df बराबर क्या होगा, निकल गया है, और इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, k q/l, इसको इंटीग्रेशन से बाहर ले आते हैं, तो x का मान कहां से कहां जाएगा, देखो x का सबसे छोटा वैल्यू कितना होगा, x यहां से दूरी है ना, तो सबसे कम दूरी कितना होगा, l होगा, इससे कम दूरी होगा x का, क्या इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां तक, इधर नीचे होता है कहां से, इधर होता है कहां तक, तो x यहाँ पर x है वेरिएबल, जिसमें d लगा रहेगा वो वेरिएबल रहेगा, x अगर वेरिएबल है तो x का मान कम से कम l होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा x का मान, ज़्यादा से ज़्यादा हुआ ये l है और ये l है, तो ज़्यादा से ज़्यादा l का मान, x का मान कितना होगा, l + l हो जाएगा, k q/l आ गया, और इसका इंटीग्रेशन तो तुमको आता क्या आता नहीं ही होगा, कि आता है आता है कि आता नहीं है, आता है, वेरी गुड, तो इंटीग्रेट कर लो ना, तो k q/l आया था, ये माइनस को हटा देंगे तो लिमिट उलट जाएगा, तो 1/l हो जाएगा, -1/l + l होगा। नहीं समझ में आएगा ना तो व्हाट्सएप पर भेजोगे, बता दूंगा, ओके। तो क्या होगा, k q/l यहाँ ले लिया, ये गया l + l - l डिवाइडेड बाय l इंटू l + l, वेरी गुड। तो आया k q/l, और ऊपर में एक बचा l, और नीचे में बचा l इंटू l + l, और ये l खत्म, तो बच गया k q/l इंटू l + l, यही तो ला रहे थे ना,
यही ना ला रहे थे। आया मजा? बहुत शानदार सवाल था। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जरा ध्यान से तो देख क्या हुआ, कैसे कैसे किए, एक बार रिव्यू कर लो। इस चार्ज के कारण पहले यानी x दूरी पर जो dq लिए थे ना, इसके कारण यहां पर निकाल दिए, फिर इंटीग्रेट कर दिए। बात तो समझ में आ गया है। अब बताएंगे कुछ इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। बहुत ही जानदार सेशन होने वाला है यहां से आगे। अभी तक तो समझो जो सेशन था कुछ प्रॉब्लम का, उसमें ये प्रॉब्लम बहुत मज़ेदार होने वाला है। देखते हैं क्या है। हेडिंग देखो मैं क्या दे रहा हूं। मैं हेडिंग में ही मज़ा आ जाएगा तुमको। हेडिंग है इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक्स ऑन कूलम्ब्स फोर्स। important concept and tricks on Coulomb's law, on Coulomb's force, Coulombs, Coulomb's force. Important concept and tricks on Coulomb's force. बहुत मजेदार, बहुत मजेदार। इसको बताने से पहले इस इम्पोर्टेंट से पहले भी एक इम्पोर्टेंट जान लो। मान लेते हैं कि एक फोर्स लगा इधर और वो F1 था, दूसरा फोर्स लगा इधर और वो F2 था, और दोनों के बीच में एंगल था थीटा। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? ऐसे हो जाएगा रिजल्टेंट फोर्स R अब बराबर F1 प्लस F2, और इस प्रकार से R बराबर F1 प्लस F2 का आ जाएगा मैग्नीट्यूड। ध्यान लगा के देखना क्या बताने वाला हूं। बेहतरीन सवालों का यहाँ कलेक्शन होने वाला है। तो इसके बारे में तो तुमको पता है क्या होगा। F1 का मैग्नीट्यूड स्क्वायर, F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा हो जाएगा, जहां थीटा क्या है? F1 एंड F2 के बीच का एंगल है। अब सवाल ये उठता है कि अगर एक फोर्स जो F1 माना था वो F हो जाए, वेरी गुड, और दूसरा फोर्स जो F2 माना था वो F हो जाए, तो अब जो रिजल्टेंट है वो क्या होगा? तो कहता है कि अब जो रिजल्टेंट होगा वो R बराबर वेक्टर फॉर्म में, अगर F1 जो F2 है तो उसका मैग्नीट्यूड देखेंगे ना, तो बोलता है इस कंडीशन में ये वाला एंगल हो जाएगा आधा और ये वाला एंगल भी हो जाएगा आधा। पहले ये जान लो, यानी ये आधा आधा हो जाएगा, यानी ये बीच से जाने लगेगा, ये पहले जान लेना है। यानी ये दोनों जब बराबर रहेगा तो रिजल्टेंट जाएगा बीच से। तो उस समय R का जो मैग्नीट्यूड होगा F1 प्लस F2 के लिए, यहाँ पर मेरा है कि अगर F1 बराबर F2 बराबर F हो जाए तो क्या होगा इस रिजल्टेंट का वैल्यू? तो कहता है कि उस कंडीशन में हो जाएगा F स्क्वायर हो जाएगा, F स्क्वायर हो जाएगा 2 इंटू F हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा, वेरी गुड। तो F और F हो जाएगा 2F स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा 2F स्क्वायर, और ये हो जाएगा cos थीटा। समझ में आ रहा है ना कि नहीं? अरे F1 के जगह F दे दिए और F2 के जगह F दे दिए। टोटल एंगल तो थीटा अभी भी है ना, तो याद करना है दोनों अगर बराबर हो जाएगा तो रिजल्टेंट जो होगा ना, जैसे ये एंगल बनाया अल्फा और ये एंगल बनाया बीटा, तो ये अल्फा बराबर हो जाएगा, अल्फा के जगह हो जाएगा थीटा बटा 2, अब बीटा के स्थान पर भी हो जाएगा थीटा बटा 2। ओके,
तो वैसे सिचुएशन में ये हो जाएगा 2f का स्क्वायर 1 प्लस cos थीटा हो जाएगा। वेरी गुड। तो ये 2f का स्क्वायर ये हो जाएगा 2, कभी पढ़े हो क्या? नहीं पढ़े हो? देखो जहाँ जहाँ दिक्कत होगी ना वहाँ वहाँ मैं रेफर कर देता हूँ 11th का, जाके लेक्चर नंबर 4 पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। ये 2 हो जाएगा, स्क्वायर का 2 हो जाएगा, एफ हो जाएगा, कॉस हो जाएगा थीटा बटा 2, ये हो जाएगा आर मेरा, ये दोनों के बदले आर लिख देता हूँ। क्या समझ में आया? समझ में यही आया कि अगर एक फोर्स है F1 बराबर F और दूसरा फोर्स है F2 बराबर F, दोनों के बीच का एंगल है थीटा। ओके, समझ रहे हो? एक फोर्स है F1 बराबर F, दूसरा फोर्स है F2 बराबर F और दोनों के बीच का एंगल है थीटा। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो इस प्रकार से होगा। इसका जो रिजल्टेंट होगा R बराबर 2f cos थीटा बटा 2 हो जाएगा। R बराबर हो जाएगा 2f cos थीटा बटा 2। यानी इस कंडीशन में ये वाला एंगल हो जाएगा थीटा बटा 2 और ये वाला एंगल हो जाएगा थीटा बटा 2। इसको दूसरे स्टाइल से भी समझ सकते हो, कंपोनेंट लेने का स्टाइल। अगर ये F1 बराबर F है, वेरी गुड, फिर अगर ये F2 बराबर F हो जाएगा, ये भी वेरी गुड, ये भी वेरी गुड, तो ये एंगल बोलता है आधा हो जाएगा इधर और ये एंगल आधा हो जाएगा इधर। तो F का कंपोनेंट इधर आएगा F cos थीटा बटा 2, नहीं यानी इसका कंपोनेंट लेंगे तो F cos थीटा बटा 2, इसका कंपोनेंट लेंगे तो वो भी हो जाएगा F cos थीटा बटा 2। तो कुल मिला के जो रिजल्टेंट इधर आया F cos थीटा बटा 2, F cos थीटा बटा 2, तो बराबर कितना हो जाएगा 2f cos थीटा बटा 2। आ रहा है समझ में? 2f cos थीटा बटा 2, 2f cos थीटा बटा 2 आ जाएगा। कुछ कुछ समझ में आ रहा है? तो थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ और थोड़ा सा इसको एलेबरेट कर देते हैं। छोटा छोटा चीज़ है जो इसको याद कर लेना है तुझको, छोटा छोटा चीज़ है जिसको कर लेना है याद। अब वो छोटा चीज़ मैं बताता हूँ क्या, पहले मिटा देते हैं, है ना। अभी वो वाला ट्रिक शुरू नहीं हुआ है, इस ट्रिक से भी पहले का ट्रिक हो गया शुरू। कुछ कुछ सवाल बनाने में मजा आ जाएगा, इसको रट्टा रट्टा कर लेना। जैसे देखो ये क्वेश्चन रहा तुम्हारे लिए, मिटा दे थोड़ा अच्छा से। अरे बोर्ड को न मिटाना न पड़ता है, गंदा हो जाता है। देखो अगला, यानी एक फोर्स है F, दूसरा फोर्स भी है अगर F, दोनों फोर्स के बीच का एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, तो रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा ये बताना है। यही क्वेश्चन है, याद करा देता हूं मैं, ध्यान लगा के देखो। क्या क्वेश्चन है कि अगर एक फोर्स है F, दूसरा फोर्स भी अगर है F, ये रहा शानदार सवाल कि अगर ये फोर्स है F, ये भी फोर्स है F और दोनों के बीच का एंगल है 60 डिग्री, तो इसका रिजल्टेंट क्या होने वाला है? इस दोनों फोर्स का रिजल्टेंट क्या होने वाला है, जिसको हम लोग बोलेंगे R, जिसको बोलेंगे R, और R बराबर क्या होने वाला है?
तो आंसर क्या होगा, आर बराबर होगा 2f cos थीटा बटा 2। ये होगा आर बराबर क्या होगा, 2f cos थीटा बटा 2। वेरी गुड। 2f cos 30 डिग्री, यानी 2f cos 30 बराबर √3 बटा 2, और 2 गया कट, तो कितना हो जाएगा, √3f हो गया। यानी r बराबर कितना हो जाएगा, √3f। ये एक तरीका हुआ ना। दूसरे तरीका से क्या कर सकते हो, f cos 30, ये कितना हो जाएगा एंगल 30, और ये कितना एंगल हो जाएगा 30 हो जाएगा। ये हो जाएगा f cos 30 और f cos 30। उससे भी बना सकते हो, एक याद कर लेना। ये दूसरा क्या याद करोगे, देखो दूसरा है कि अगर एक फोर्स है F1 बराबर F इधर और दूसरा है F2 बराबर F इधर, और आप दोनों का रिजल्टेंट कितना बनाएगा एंगल, ये देखो। तो R बराबर क्या होगा, √2f होगा, और ये हो जाएगा 45, और ये भी हो जाएगा 45। पूरा तो 90 देख ही रहे हो। तो इस बार R बराबर कितना हो जाएगा, 2f cos थीटा बटा 2, 90 बटा 2, 2f cos हो जाएगा 45, यानी 2f1 बाय √2। इसका मतलब √2f हो जाएगा। √2f कितना, √1 बाय √2 हो जाएगा √2 इंटू f। एक और याद कर लेना है कि अगर एक वेक्टर है f और दूसरा वेक्टर भी है f, और दोनों के बीच में 120 डिग्री का कोण बनेगा, तो क्या करोगे, ऐसे 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 दे देना। और ये बराबर अगर r है तो ये r बराबर कितना होगा, बताओ r बराबर कितना होगा। दोनों बराबर होता है तो फार्मूला क्या होता है, 2f cos 120 का आधा, है ना, 2f cos 60 डिग्री, ओके, 2f cos 60 बराबर हाफ। अरे वाह, ये तो f आ गया। यस, ये f आ जाएगा, f आ जाएगा। यानी ये अगर f है और अगर ये f है तो ये हो जाएगा f। अभी तक समझ रहे हो, लेकिन अभी तक शानदार सवाल की तरफ नहीं आ पाए हैं। तो अब उन सवालों की तरफ जाने का कोशिश करेंगे जो इसके तरफ मैं बात करने वाला हूँ। तो इसमें एक जान लो, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, इसको जान गए। एक चीज और जान लो, ये बताता हूँ मैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इसको मिटा ही देता हूं क्या, इसको मिटा ही देते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है वो देख लेते हैं हम लोग। गंदा, देखो क्या है, हेडिंग में क्या लिख रहा हूं मैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये क्या होता है भाई, तो कहता है कि मान लेते हैं एक चार्ज है Q0 और उसके बाद एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2, तीसरा चार्ज है Q3, चौथा चार्ज है Q4। बहुत सारा चार्ज हो सकता है। तो कहता है इस चार्ज पर जो फोर्स लगेगा, कहता है कि कूलम फोर्स, यानी कूलम फोर्स जो होता है, एक चार्ज के कारण जो फोर्स होता है दूसरे चार्ज के कारण जो फोर्स होगा उससे इंडिपेंडेंट होता है।
यानी लिखते हैं इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्ज रिमेन अनएफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एनी अदर चार्ज। लिख दूं क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्ज, लिख देते हैं, नहीं लिखेंगे, पीडीएफ ले लेना। इसके कारण इस पर इधर फोर्स लगेगा, उसको हम मान लेते हैं F1, ठीक है। और इसके कारण जो फोर्स लगेगा उसको बोलते हैं, ऐसा करता हूँ मैं, इसको मान लेते हैं Q1 ले लेते हैं, इसको लेते हैं Q2, इसको ले लेते हैं Q3, इसको ले लेते हैं Q4, इसको ले लेते हैं Q5। तो यानी 1 पर 2 के कारण फोर्स इधर आएगा, ओके। और इसके विपरीत हो जाएगा, 1 पर 3 के कारण फोर्स इधर हो जाएगा, इसके कारण फोर्स किधर होगा, 1 पर 4 के कारण इधर आ जाएगा, और 1 पर 5 के कारण इधर होगा। तो कहता है नेट फोर्स कितना हो जाएगा, नेट फोर्स, फोर्स ऑन 1 पर नेट होगा 1 पर 2 के कारण, 1 पर 3 के कारण, 1 पर 4 के कारण, 1 पर 5 और रहता तो और जुड़ते। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। कहने का मतलब हुआ कूलम्बिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है दूसरे चार्ज के प्रेजेंस से अनएफेक्टेड होता है। यानी इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्ज रिमेन, लिख दें क्या, लिख देता हूं ना, इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्ज, लिख देता हूं मैं, क्या होता है, लिख लो, इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्ज is remain unaffected by the remain unaffected by the presence, PRESENC, presence of any other charge, any other charge। और उसके बाद नेट फोर्स जो होगा ना, वेक्टर एडिशन ऑफ फोर्स के बराबर होगा। अरे इधर तो आ ही नहीं रहा। इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्ज रिमेन अनएफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एनी अदर चार्जेज। नेट फोर्स ऑन एनी चार्जेज, नेट फोर्स ऑन एनी चार्जेज क्या, equal to vector addition of all the force, is equal to vector addition of all the force, vector addition of all the force exerted, all the force exerted, या all the exerted force by all the charges, all the force exerted, all the exerted force, all the exerted force by all the charge। क्या हुआ इसका मतलब जी, यानी किसी एक चार्ज पर जो फोर्स लगेगा बाकी जितना भी चार्ज है सबके कारण जो फोर्स होगा उसके वेक्टर एडिशन के बराबर होगा। हो तो गया, ये भी समझ में आ गया। अभी तक उस ट्रिक पर नहीं पहुंचे हैं ना जहां पर हम लोग बात करने वाले थे। अब क्वेश्चन दिखा देता हूं, देखो कौन कौन क्वेश्चन है, मिटाते हैं इसको। अब आया सवाल, अब आएगा सवाल इसी सुपरपोजिशन सिद्धांत पर। ये एनसीईआरटी में भी ये सब सवाल है। क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन, देखो कहता है कि चार्ज रखा हुआ है इस पर, एक चार्ज है Q, एक चार्ज है Q और एक चार्ज है Q। इस पर नेट फोर्स कितना होगा, एक क्वेश्चन ये रहा। दूसरा क्वेश्चन देखो, ये माइनस, ये चार्ज है माइनस Q और ये चार्ज है Q और ये चार्ज है Q। इस पर नेट फोर्स कितना होगा।
और एक फोर्स और देता हूँ मैं, एक क्वेश्चन और देता हूँ। ये है माइनस क्यू, ये भी है माइनस क्यू, और ये है क्यू। इस पर नेट फोर्स कितना होगा? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? 3 क्वेश्चन दिया मैं। कौन कौन क्वेश्चन दिया? इस चार्ज पर नेट फोर्स कितना होगा, इस चार्ज पर नेट फोर्स कितना होगा, इस चार्ज पर नेट फोर्स कितना होगा, और ये सब दूरी है ए। तुरंत कैलकुलेट कर लोगे तुम। शुरू करते हैं। देखो, इस चार्ज पर इसके कारण फोर्स लगेगा। 3 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये, दूसरा क्वेश्चन ये, और तीसरा क्वेश्चन ये। सुपरपोजिशन सिद्धांत का इस्तेमाल करना अभी जो मैं बताया। देखो, इस चार्ज पर जो फोर्स इसके कारण लगेगा वो इधर होगा क्या, और उसका मान हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। एग्री हो? बिल्कुल एग्री हो। और इस चार्ज पर जो इसके कारण फोर्स लगेगा वो होगा इधर, और वो भी लगता है दोनों बराबर होगा के क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, यानी ये फोर्स और ये फोर्स बराबर है ना। और ये एंगल अगर 60 डिग्री होगा ना, क्योंकि ये तीनों बराबर है, तो ये और ये बराबर होता है, 60 60 60 होगा ना, तो ये भी एंगल हो जाएगा 60। तो इसका मतलब हुआ कि इस पर जो रिजल्टेंट फोर्स होगा उसका मान कितना होगा बताओ। यानी रिजल्टेंट आर बराबर कितना होगा? आर बराबर हो जाएगा √3f, यानी √3 के क्यू स्क्वायर बटे एस। आया समझ में? नहीं ना? आज इसको बना लेते हैं। देखो, इस पर जो है इसके कारण फोर्स किधर लगेगा? बेशक इधर लगेगा। तो वो मान लेते हैं अगर एफ है ये दोनों के बीच में फोर्स, तो इसके कारण इस पर जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा, तो वो भी एफ ही होगा ना। क्यों एफ होगा? क्योंकि ये और ये दोनों चार्ज सेम है, जितना दूरी इसके बीच में है इसमें भी वही बात है। और ये एंगल है 60 डिग्री, यानी ये एफ है और ये एफ है, तो रिजल्टेंट क्या होगा? इसका पैरेलल में यहाँ खींच देंगे, इसके पैरेलल में यहाँ खींच देंगे, तो ये वाला रिजल्टेंट हो जाएगा। और ये रिजल्टेंट बराबर क्या होगा? आर बराबर हो जाएगा √3f, यानी √3f के जगह। आ रहा है समझ में? मोबाइल बज रहा है, ये समझ में आ रहा है? और इस सवाल में देखो क्या करेंगे, इस सवाल में क्या करना है। बहुत सुंदर सवाल है। ये माइनस और ये प्लस क्या करेगा? इधर अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। अगर ये एफ है तो इस दोनों के बीच में क्या होगा? फोर्स, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, वो एफ होगा। और ये एंगल 60 होगा, तो ये एंगल यस 120। अब बोलो रिजल्टेंट क्या होगा? बड़ा आसान है। अरे एक एफ है दूसरा एफ है, दोनों के बीच में 120 डिग्री का कोण है, तो आंसर क्या होगा? एफ का रिजल्टेंट क्या होता है? एफ का रिजल्टेंट एफ ही न होता है। और एफ बराबर होगा कितना? ये दूरी ए है ना, तो एफ कितना होगा? के होगा और क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर होगा, यानी ये जो रिजल्टेंट होगा ना इतना हो जाएगा। ये तो बहुत आसान सवाल था। क्वेश्चन आ रहा है समझ में? ओके, और एक सवाल देखते हैं बना के, देखे ना, आगे बढ़ते हैं। मजा आ रहा है? समझ में भी आ रहा है? ओके, एक सवाल और बना लेते हैं, इतना तो बनाना जरूरी है। ये तो मजेदार सवाल है। देखो, यहां है Q Q Q Q, इस पर नेट फोर्स बताना है। ये दूरी है A और ये नेट फोर्स ऑन चार्ज Q। क्वेश्चन नंबर 4, नेट फोर्स ऑन चार्ज Q होगा क्या? नेट फोर्स ऑन चार्ज Q कैसे बनाएंगे? नेट फोर्स ऑन चार्ज Q, वेरी गुड। कैसे करेंगे? देखो, इसके कारण फोर्स मान लेते हैं इधर लगेगा, तो इसके कारण जो इस पर फोर्स लगेगा अगर वो F होता है, तो इसके कारण जो इस पर फोर्स लगेगा वो भी होगा F, नहीं? वेरी गुड। तो इस पर इसके कारण फोर्स लगेगा, इस पर इसके कारण भी फोर्स लगेगा, इसके कारण भी लगेगा क्या? हाँ, इसके कारण भी लगेगा, उसको हम मान लेते हैं F डैश है। तो नेट फोर्स क्या होगा?
नेट फोर्स होगा आर बराबर तीनों का रिजल्टेंट, इसको मान लेते हैं F1, F1 बराबर F, F2 बराबर F। नेट फोर्स क्या होगा? नेट फोर्स होगा F1 प्लस F2 प्लस F डैश, और ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा? अच्छा पहले देखो F का मान कितना होगा, ये दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा उसका मान कितना होगा? हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बटा ए स्क्वायर होगा। ये अगर A है और अगर ये A है तो ये कितना हो जाएगा? √2a हो जाएगा। तो इस दोनों के बीच में फोर्स क्या होगा? F डैश बराबर क्या होगा? के क्यू स्क्वायर और डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का दूरी का स्क्वायर, यानी के क्यू स्क्वायर बटा 2a स्क्वायर होगा। सही है? ओके। तो ये रिजल्टेंट फोर्स जो होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा? ये F है और ये F है, तो ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा? √2f न हो जाएगा इधर। यानी कुल मिला के देखो, अगर ये समझा देता हूं, देखो अगर ये इधर F है और ये इधर अगर F है, तो ये दोनों इधर क्या बनाएगा? √2f बनाएगा, और इधर पहले से ही एक F डैश मालूम है, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? यानी ये दोनों के बदले में ही, यानी इसके और इसके बदले में ये हो गया। जब ये हो गया दोनों को काट दिए तो ये √2f हो गया, और F डैश पहले से मौजूद है। फिर से देखो F और F मिला के √2f बनाएगा इधर, ऐसे भी देखिए 45 होगा और ये 45 होगा, तो F cos 45, F cos 45, 2F cos 45 बराबर √f हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा √f प्लस F डैश। तो √f के जगह हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, प्लस F डैश की जगह के क्यू स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर। ये हो जाएगा रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पर। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। नहीं, बहुत सारा सवाल है जो बनाया जा सकता है, अगले क्लास में होमवर्क दूंगा। आज यहीं तक छोड़ देता हूँ, बाय।